आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम के टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। सवाल में आपसे क्या क्या एमसीक्यू नंबर 1 से पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सीलरेशन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन अ डैश इक्विलिब्रियम। बेटा दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, या तो कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम या तो कहलाता है आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों इक्विलिब्रियम अब आपको याद होनी चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब तो होता है कि आपकी बॉडी टोटली रेस्ट पे है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? सर उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो यही तो आपसे बोल रहा है बेटा कि आपकी बॉडी मूव कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशन। एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन उसकी क्या है? 0 है। अब अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 है और आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। एमसीक्यू 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? द बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस। एक बॉडी है, एक्टेड अपॉन बाय का मतलब कि उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, एक्टिंग ऑल इन पैरेलल विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ डैश। आपकी बॉडी पे अगर फोर्सेस लग रही हैं और वो फोर्सेस बेटा आपके पास पैरेलल है, यानी ये बॉडी और इसके ऊपर इस तरीके से फोर्सेस लग रही हैं, तो इक्विलिब्रियम में कब होगी? अब देखो, इक्विलिब्रियम के होने की आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो लिखी हुई है आपके पास, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ ऑल द फोर्सेज इज 0। तो आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है ना कि सबमिशन ऑफ फोर्सेज जो है बेटा वो 0 के बराबर हो। और सेकंड कंडीशन पढ़ी है अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट, यानी सम ऑफ मूवमेंट भी बेटा 0 के बराबर होनी चाहिए। यानी दोनों कंडीशंस को वो फुलफिल करे, सबमिशन ऑफ फोर्सेज वाली कंडीशन को भी और सबमिशन ऑफ टॉर्क वाली कंडीशन को भी। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। तो ये गलती नहीं करना बेटा, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, सबमिशन ऑफ फोर्सेज भी और सबमिशन ऑफ टॉर्क भी। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कहा? अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आपकी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है इफ द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डैश। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में कब होगी? अब आपसे ये पूछना चाह रहा है, इफ द वेक्टर सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब आपके पास अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। अच्छा, फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? एक फोर्स सपोज करो राइट से लग रही है, दूसरी फोर्स लेफ्ट से लग रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? अब आप इसको चेक करते हो। अब आप इसको बेटा, अब जैसे ट्रांसलेशन का लफ्ज नजर, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, देखो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब, अब उससे आपने की पॉइंट इसमें से हाईलाइट करो। की पॉइंट क्या हाईलाइट करोगे? देखो इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस की बात कर रहा है, यानी सबमिशन ऑफ फोर्सेस का सम, यानी सम ऑफ फोर्सेस बेटा बराबर होता है 0 के। अब आपको करेक्ट आंसर खुद मिल रहा है, यानी फोर्सेस का सम बेटा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखिए। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन है आपके पास? तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है। करेक्ट आंसर देखिए, अब अगर आप इसमें कोशिश करोगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हो सकता है गलत भी लगाओ, लेकिन ये जो इसका एक्यूरेट और करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सम ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, हर तरह की फोर्सेस का सम बेटा, चाहे इंटरनल हो, चाहे अंदर की तरफ लग रही हो, चाहे बाहर की तरफ लग रही हो, इंटरनल एक्सटर्नल कोई सी भी फोर्स हो, तमाम की तमाम फोर्सेस का सम बेटा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। यानी सबमिशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ इंटरनल सेलेक्ट नहीं करोगे, सिर्फ एक्सटर्नल सेलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि दो हर तरह की फोर्सेस का सम 0 के बराबर होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखिए। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो भाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने पढ़ी है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सारी की सारी फोर्सेस का सम एक्स एक्सिस पे 0 हो, सारी की सारी फोर्सेस का सम वाई एक्सिस पे 0 हो, और सारी की सारी फोर्सेस का सम जेड एक्सिस पे 0 हो। यानी एक्स पे भी हो, वाई पे भी हो, जेड पे भी हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बी इक्वल टू 0। यानी सारी की सारी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद आता है एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसको आप डिस्प्लेस करो तो वो वापसी अपनी जगह पर आ जाए।
जैसे मेरे पास अगर एक बुक है, बुक रखी हुई है, आपको कुछ हुआ, आपने इस बुक को इससे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराया, ऊपर की तरफ लेके गए और इसको यहाँ से छोड़ दिया। अब देखो बुक वहां रुकी नहीं रहेगी, बल्कि वापसी अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। अब बुक अगर वापसी अपनी पोजीशन पर आ रही है, तो जो अपनी वापसी पोजीशन पर आ जाए वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं लिख भी देता हूँ, विच रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, विच रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ जाए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब आप देख लो बेटा, अब वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है, कौन सी इसमें करेक्ट एग्जांपल होगी। अ कोन लाइंग ऑन इट्स बेस, एक कोन है जिसको आपने उसकी बेस पे रखा हुआ है। अब बेटा इस कोन को अगर आप जरा सा हिलाओगे झुलाओगे भी तो कोन अपनी जगह पे वापसी आ जाएगा। इस कोन को अगर आप हल्का सा टिल्ड भी करोगे तो वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा, ये गिरेगा नहीं, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कोन का तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है। अ क्यूब रेस्टिंग ऑन इट्स साइड, आपका जो क्यूब है वो साइड्स के ऊपर रखा हुआ है। अब अगर क्यूब को ऐसे रख दो बेस पे, बिल्कुल सीधा करके रखा हुआ है, तो ये भी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर आप ट्यूब को हल्का सा हिलाओगे भी तो वापसी अपनी जगह पर आ जाएगा। आपने कोन को बेस पे रखा हुआ है, ऐसे एंड पे नहीं रखा हुआ, बल्कि प्रॉपरली बेस पे रखा हुआ है, तो ये भी इक्विलिब्रियम आपके पास बेटा स्टेबल कहलाएगा। अब फनल स्टैंडिंग ऑन इट्स ब्रॉडर, बेटा कीफ जिसको उर्दू में आप कीफ बोलते हो ना, पानी वगैरह भरने के लिए ऐसे कीफ होती है, इस कीफ को आपने कैसे रखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन इट्स ब्रॉडर एंड, चौड़े एंड पे, मतलब ये वाला एंड इसका इस तरीके से नीचे की तरफ है, उल्टा बनाया भी नहीं जा रहा मुझसे, इस तरीके से आपने अपनी कीव को बेटा ऐसे रखा हुआ है। तो ये भी आपके पास अब क्या हो जाएगा, ये कीव जो रखी हुई है ये भी आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो तीनों की तीनों इत्तेफाक से हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑल ऑफ दीज। मैंने तीनों की एग्जांपल आपके सामने ड्रॉप कर दी। ये मेरे पास एग्जांपल हो गई कोन की, ये एग्जांपल हो गई मेरे पास क्यूब की, और ये एग्जांपल हो गई मेरे पास किसकी, फनल की। तो तीनों के तीनों मेरे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम याद रखना है आपको, वो जो अपनी वापसी पोजीशन पर आ जाए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव एनी डैश, आपकी बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में होती है बेटा उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, यानी उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। कभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। क्योंकि देखो ना इक्विलिब्रियम की टाइप्स ही दो हैं, दो टाइप्स है ना, एक कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसके अंदर भी एक्सेलरेशन जीरो है। एक कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और उसकी एक कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसकी जो एक इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी उसकी एक्सेलरेशन हमेशा जीरो के बराबर होगी। एमसीक्यू नंबर 8 बेटा, a particle is experiencing two force and is in equilibrium, it can be concluded that, आपकी एक बॉडी है, इसमें मैं फोर्स लगाऊं इस तरीके से, क्या ये इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम में कैसे, इक्विलिब्रियम में ये तो राइट की तरफ मूव करता हुआ चले जाएगा, इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर मैं दूसरी फोर्स को इस तरीके से राइट से लगाऊं, मतलब एक फोर्स लेफ्ट साइड से लगाऊं, एक फोर्स राइट साइड से लगाऊं। अब अगर ये केस देखोगे तो यहाँ पे बेटा दोनों की दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, यानी जितनी फोर्स लेफ्ट साइड से है उतनी फोर्स राइट साइड से, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी बोथ द फोर्सेस, यानी दोनों जो फोर्सेस हैं आर कैंसिलिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बोथ फोर्सेस आर कैंसिलिंग टू ईच अदर। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अब उसके साथ होगा क्या। तो आप बोलेंगे सर आपने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम, इस सम ऑफ फोर्सेस भी जीरो के बराबर होना चाहिए और सम ऑफ टॉर्क भी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए में तो फोर्सेस की बात करी, ऑप्शन बी में टॉर्क की बात करी, तो करेक्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में दोनों चीजों की बात कर रहा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क बी इक्वल टू जीरो। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 10 में कहा इफ अ मेटेलिक बॉब इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, अगर आपने मेटेलिक बॉब को सस्पेंड कर दिया स्ट्रिंग से इन अ वर्टिकल प्लेन,
इस तरीके से आपने एक पेंडुलम बनाया और इसको आपने हैंग कर दिया, इट विल बी इन डैश। अब देखो अगर ये हैंग हुआ हुआ है और ये मूव नहीं कर रहा, क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? आप बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम में तो है, ना ये रोटेट करेगा, ना ये ट्रांसलेट करेगा, ना स्ट्रेट मूव करेगा, ना सर्कुलर मूव करेगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ हैंग हुआ हुआ है, रेस्ट में है। अगर ये हैंग हुआ हुआ है और रेस्ट में है, इसका मतलब वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा, वो मूव नहीं करेगा। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद 11, आ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? आप बोलेंगे सर बॉडी इक्विलिब्रियम में जब होगी, या तो वो किस में हो, इस ऑलवेज एट रेस्ट, क्या वो हमेशा रेस्ट में होगी तो इक्विलिब्रियम में होगा? आप बोलेंगे सर नहीं, वो मूव भी कर सकती है, कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वो हमेशा रेस्ट में नहीं होगी बल्कि वो मूव भी कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप इसका सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन नंबर बी में जो आंसर आप मुझे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ऑप्शन बी कैसे पॉसिबल है? ऑप्शन बी पॉसिबल है ही नहीं। ऑप्शन बी में तो आपसे बोल रहा है कि ऑलवेज एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट पे होगी, जबकि इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि रेस्ट पे हो। इक्विलिब्रियम में कंडीशन है ना, हो सकता है। इक्विलिब्रियम की टाइप ही दो है कि भाई हो सकता है वो किस में हो, रेस्ट में, और हो सकता है वो मूव करे, मोशन में हो, यानी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इसका मतलब हमेशा रेस्ट में नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बड़ा ट्रिकी एमसीक्यू था। एमसीक्यू नंबर 12 उसी तरह का एमसीक्यू है जैसे 11 था, वैसे एमसीक्यू नंबर 12 है। अ बॉडी में बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, कब हो सकती है? आप बोलेंगे सर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है जब वो, मे बी इन इक्विलिब्रियम, जब वो मोशन के अंदर हो। मे बी का मतलब होता है कि हो सकती है, जबकि रेस्ट का तो कंफर्म यकीन है ना। बेटा रेस्ट वाला ऑप्शन मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि रेस्ट में तो कंफर्म है, मे बी थोड़ी आता, फिर वो मे बी का लव यूज नहीं करता, उसमें बोलता है बॉडी मस्ट बी। अगर ये बोलते ना बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में लाजमी है, इसका मतलब आप रेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते, यानी रेस्ट में होगा तो लाजमी तौर पे इक्विलिब्रियम है। लेकिन उसने मस्ट बी थोड़ी यूज किया, उसने यूज किया है मे बी, कि हो सकता है इक्विलिब्रियम में हो, तो मोशन में इक्विलिब्रियम में, क्योंकि मोशन में हो सकता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो मोशन के अंदर चांस है कि हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ ख्याल रखना, यहाँ मे बी की बात कर रहा है, मे बी मतलब हो सकता है, अगर मे बी की बात करेगा तो मोशन में है, और रेस्ट की बात करेगा तो मस्ट बी इन मोशन, हमेशा मोशन में होगा, मस्ट बी इन मोशन। तो ये भी लॉजिकल एमसीक्यू था, बड़ा इंटरेस्टिंग। पेपर में अगर इस तरह का एमसीक्यू आया तो आप तो फिर गलत जवाब भी मार्क करेंगे इसमें, लेकिन अगर सीख लिया तो फिर सही भी कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज, इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी? आप बोलेंगे सर उसने इक्विलिब्रियम की हमसे बात कर दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि वेरी स्लो मूव करे ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, वेरी फास्ट मूव करे ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी वाला भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर कैसे मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। एमसीक्यू नंबर 14, ये किस चीज को शो कर रहा है? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F डॉट 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 Fn इज इक्वल टू जीरो, ये कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है? याद कीजिए, समीशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ये कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा है? तो आप बोलेंगे सर ये है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली, कैसे लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं क्योंकि ये तो फोर्सेस को बराबर कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं क्योंकि ये फोर्सेस को वन के बराबर ले रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी फोर्सेस का सम जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। तो यहाँ पहुंच के आपके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे बात करेंगे।